नाज़रीन, वही हुआ जो होना चाहिए था। तुर्की की अवाम एक बार फिर अपने लीडर के साथ खड़ी हो गई और 28 मई 2023 में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रजब तैयब एर्दोगान फतेहयाब हो गए। तैयब एर्दोगान के मद्दे मुकाबिल कमाल किलिचदारोगलू जो 6 सियासी जमात को एक साथ मिलाकर तैयब एर्दोगान के खिलाफ सियासी मैदान में उतरे थे, उनको शिकस्त देखनी पड़ी और तैयब एर्दोगान मैदान मार ले गए। तुर्की में हुए इस इंतखाबात पर पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि 2018 के बाद तुर्की की गिरती हुई मईशत और फिर तुर्की में आने वाला जलजला, ऐसा लग रहा था जैसे तैयब एर्दोगान की मकबूलियत कम हो गई है। ऊपर से कमाल किलिचदारोगलू ने 6 सियासी जमात को एक साथ मिला लिया और ऐसा लगने लगा कि 20 साल के बाद तैयब एर्दोगान हार सकते हैं। कमाल किलिचदारोगलू मुस्तफा कमाल पाशा, जो कि मॉडर्न तुर्की के फाउंडर हैं, उनकी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे थे और तैयब एर्दोगान की इमेज इस्लामिस्ट की है। इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड कमाल किलिचदारोगलू के साथ खड़ा हो गया और इस्लाम पसंद मुमालिक और उम्मत मुस्लिमा तैयब एर्दोगान का साथ दे रही थी। इस इलेक्शन को इस्लामिक तुर्की वर्सेस सेकुलर तुर्की की तरह प्रेजेंट किया गया। हुआ वही जो होना चाहिए था, हक फतेहयाब हुआ और बातिल को जलालत की शक्ल देखनी पड़ी। लेकिन तैयब एर्दोगान का सियासी सफर कभी भी आसान नहीं था। तैयब एर्दोगान को अपने सियासी दिनों में ऐसा तुर्की नहीं मिला जैसा तुर्की आज है। आज का तुर्की ज्यादा इस्लामिस्ट है। आज आपको तुर्की में 50% खवातीन हिजाब में दिख जाएंगी। दिरिलिश अर्तुरुल और कुर्लुश उस्मान जैसे इस्लामिक ड्रामों ने तुर्की में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तुर्की में मस्जिद में नमाजियों की अच्छी खासी तादाद मिल जाती है। आज तुर्की में शराब पीना हराम समझा जाता है। आज तुर्की के लोग सेकुलर को और इस्लाम होने को अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन जब तैयब एर्दोगान को अपने सियासी दिनों में तुर्की मिला, वो ऐसा तुर्की नहीं था। तैयब एर्दोगान जब 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने, उस वक्त तुर्की वही था जो तुर्की 1923 में फ्री मेसन मुस्तफा कमाल पाशा ने बनाया था। वो था सेकुलर तुर्की। अजीम खिलाफत उस्मानिया, जिसके बानी उस्मान गाजी को ख्वाब में एक दरख्त दिखाई दिया जो उस्मान गाजी के सीने से निकला और फिजा में छा गया, जिसकी ताबीर यह की गई कि उस्मान बे एक सल्तनत की बुनियाद रखेंगे जो आलम इस्लाम की नुमाइंदगी करेगी। ये ख्वाब सच साबित हुआ और अजीम खिलाफत उस्मानिया 3 बर्रे आजम पर छा गई। अर्तुरुल गाजी ने जिस दरख्त का बीज बोया, उस्मान गाजी ने जिस सल्तनत का ख्वाब देखा, इनकी लायक औलादों ने इसको हकीकत कर दिया और अगली 6 सदियों तक आलम इस्लाम की खिलाफत की और मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस मकामात की हिफाजत की। लेकिन हर उरूज को जवाल है। 800 साल तक 3 बर्रे आजम पे छाया हुआ ये दरख्त 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काट दिया गया और नबी अस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से रुखसती के बाद उम्मत पहली बार खिलाफत से महरूम रह गई। अजीम खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया और मॉडर्न तुर्की की बाउंड्री मुकर्रर की गई। उम्मत का कंसेप्ट खत्म कर कर नस्ल की बुनियाद पर जमीन की तकसीम करी गई। इराकियों को ईरान दे दिया गया, मसरियों को मिस्र दे दिया गया, ईरानियों को ईरान दे दिया गया, अरबियों को सऊदी अरब दे दिया गया, उर्दनियों को उर्दन दे दिया गया और तुर्कों को तुर्क मिला। उम्मत का कंसेप्ट खत्म कर कर नस्ल का कंसेप्ट वजूद में लाया गया। एक ट्रीटी की गई जो उस्मानिया खिलाफत और उसके मद्दे मुकाबिल ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, ग्रीस, रोमानिया, किंगडम ऑफ सर्बिया और युगोस्लाविया के बीच की गई। इसको ट्रीटी ऑफ लौजान कहते हैं, जो 24 जुलाई 1923 को वजूद में आई। इस ट्रीटी ऑफ लौजान के 4 रिपरकशन हुए। नंबर 1, खिलाफत को खत्म कर दिया गया। नंबर 2, खलीफा को बेदखल कर दिया गया, यानी खलीफा और उनकी औलादों को तुर्की से निकालकर यूरोप में शिफ्ट कर दिया गया। खिलाफत को तो खत्म किया ही गया, साथ में यह भी यकीनी बनाया गया कि खलीफा की औलादें भी तुर्की के अंदर न रह पाए। नंबर 3, नए तुर्की की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई, यानी तुर्की इस्लामी रिपब्लिक ऑफ तुर्की न होगा बल्कि सेकुलर ऑफ तुर्की होगा, जबकि तुर्की की तब की आबादी करीब 100% मुसलमान। नंबर 4, पेट्रोलियम निकालने पर पाबंदी लगा दी गई और अगले 100 साल तक तुर्की ब्लैक सी से आने जाने वाले जहाजों से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। क्योंकि नया तुर्की सेकुलरिज्म पे रखा गया, इसीलिए मुस्तफा कमाल पाशा, जो कि एक फ्री मेसन था और मुसलमान का लबादा ओढ़कर लोगों के सामने आया था, फाउंडिंग फादर बनकर, उसने कंट्री के अंदर इस्लाम को एज ए मजहब बैन कर दिया। हुआ ये, मस्जिदों में अजान और नमाज की पाबंदी लगा दी गई। मस्जिदों को क्लेरिक हाउस के अंदर बदल दिया गया, यानी सरकारी सारे काम मस्जिदों
के अंदर होंगे। कुरान पर पाबंदी लगा दी गई, हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई, सारे के सारे आलिमों को एक बहरी बेड़े के अंदर हज के लिए रवाना किया गया और उस बहरी बेड़े को ब्लैक सी के अंदर डुबो दिया गया और आलिम भी तुर्की से खत्म कर दिए गए। तुर्की को डेमोक्रेटिक तुर्की तो बना दिया गया, लेकिन तुर्की की कमान डीप स्टेट के हाथ में रही। यानी पहले इस्लाम को स्टेट का मजहब खत्म कर सेकुलरिज्म को स्टेट का मजहब बना दिया गया। उसके बाद डेमोक्रेसी जिस तरीके से नाफिज की जाती है वैसे नहीं की गई। अवाम के चुने हुए नुमाइंदे सामने आकर हुकूमत तो करते थे, लेकिन दर पर्दा उनकी कमान डीप स्टेट के हाथ में रहती थी। डीप स्टेट से मेरी मुराद उन हाथों के बारे में है जो हाथ पर्दे पर सामने तो नहीं आते, लेकिन पर्दे पर नजर आने वाले लोगों को अपने दर पर्दा हाथों से कंट्रोल करते हैं। ये डीप स्टेट पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदों को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। अगर कभी ऐसा होता था कि पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे इन डीप स्टेट की बात को नहीं मानते थे तो उनको कत्ल कर दिया जाता था। जैसे कि 1960 में पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे अदनान को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद डीप स्टेट ने फिर अपने पपेट नुमाइंदे को पब्लिक का नेता बनाकर सामने ला दिया। 1983 में एक बार ऐसा हुआ कि पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे सियासत के अंदर आकर प्रेसिडेंट बन गए। तब डीप स्टेट को इतना बुरा लगा कि डीप स्टेट ने मार्शल लॉ कंट्री के अंदर नाफिज कर दिया और पब्लिक के चुने हुए सारे नुमाइंदों को जेल के अंदर भर दिया। ऐसा तुर्की मिला रजब तैयब अर्दगान को। 1994 के अंदर जब रजब तैयब अर्दगान इस्तांबुल के मेयर बने, उस वक्त इस्तांबुल एक वर्ल्ड क्लास सिटी बिल्कुल नहीं था, ना ही तुर्की एक डेवलप्ड नेशन था। तुर्की एक डेवलपिंग नेशन था और इस्तांबुल एक लो क्लास सिटी था। 1994 से लेकर 1998 तक तैयब अर्दगान ने इस्तांबुल को वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया। उस वक्त तैयब अर्दगान की इमेज इस्लामिस्ट न होकर सेकुलर वाली थी। 1999 में डीप स्टेट ने तैयब अर्दगान को सिर्फ इस वजह से जेल में भेज दिया क्योंकि उन्होंने एक इस्लामिक नज़म पढ़ी थी। क्योंकि इसका कोई बेस नहीं था, इसलिए 2000 के अंदर रजब तैयब अर्दगान रिहा हो गए। 2001 के अंदर रजब तैयब अर्दगान ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम AKP पार्टी रखा, जिसकी बुनियाद अदालत पर और तरक्की पर रखी गई। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है रजब तैयब अर्दगान की सियासत का और पावर का। तैयब अर्दगान ने अपने 4 एजेंडा को सेट किया। नंबर 1, उन्होंने इस्तांबुल को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया। नंबर 2, जब तैयब अर्दगान के पास तुर्की आया उस वक्त तुर्की में बहुत करप्शन था, तो उन्होंने टैक्स के निजाम को यकीनी बनाया और करप्शन को कंट्री के अंदर से खत्म किया। नंबर 3, IMF का तुर्की बहुत ज्यादा मकरूज था और पहले तुर्की लगातार कोशिश करता रहता था कि वो यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल हो जाए। तैयब अर्दगान ने IMF का कर्जा 2013 के अंदर उतार दिया और IMF को यह कहा कि तुर्की अब IMF के कर्जे से आजाद है और अगर IMF को कर्जा चाहिए हो तो वो तुर्की से कांटेक्ट करे। इस वक्त 2013 के अंदर तुर्की के फॉरेन रिजर्व $100 बिलियन के आसपास के थे। नंबर 4, 2013 तक डीप स्टेट से तैयब अर्दगान बिल्कुल भी नहीं उलझे। डीप स्टेट ने 1994 से लेकर 2013 तक बड़ी कोशिश की थी कि तैयब अर्दगान को किसी तरह सियासत से खत्म कर दिया जाए या फिर उनको अपनी कठपुतली बना लिया जाए, किसी तरह उनके किसी करप्शन केस को पकड़ा जाए या उन्हें करप्शन केस में फंसाया जाए या फिर उनका कोई ऑडियो या वीडियो गैर अखलाकी किसी तरह रिकॉर्ड कर लिया जाए और उनकी इमेज को बेकार किया जाए। लेकिन तैयब अर्दगान एक ज़हीन इंसान होने के साथ साथ सलीमुल फितरत इंसान भी थे और उन्होंने बातिल ताकतों को यह मौका कभी भी नहीं दिया। हुआ यह कि 2013 तक तैयब अर्दगान अपने चारों एजेंडा को पूरा कर चुके थे और वो तुर्की के अंदर बहुत ज्यादा मकबूल थे क्योंकि अब तुर्की ना ही यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता था, अब ना ही तुर्की IMF का मकरूज था, अब ना ही तुर्की के अंदर करप्शन था और इस्तांबुल वर्ल्ड क्लास सिटी टूरिज्म के लिए बन चुका था और तुर्की के अंदर बहुत सारे लोग टूरिज्म के तौर पे विजिट करने आते थे। 2013 में ये सब सरंजाम देने के बाद तैयब अर्दगान ने अपना रुख डीप स्टेट की तरफ किया और डीप स्टेट को जेल में भरना शुरू कर दिया। इसके बाद डीप स्टेट भी अपने उरूज पर आई और 2016 के अंदर वही जो उनका पुराना हरबा है बातिल का कि मार्शल लॉ लगाना और मिलिट्री कू करना उसको किया। फिर 2016 में दुनिया
दुनिया ने देखा कि तैयब अर्दगान के जानिसार जो टैंकों के आगे लेट गए और इस मिलिट्री कू को बिल्कुल फेल्ड मिलिट्री कू करार कर दिया गया। इसके बाद तैयब अर्दगान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो तुर्की की तारीख में, तुर्की की 100 साल तारीख में पहले ऐसे लीडर बने जिन पर मिलिट्री की भी न चली बल्कि मिलिट्री उनके अंडर में आ गई। इस मिलिट्री कू के फेल हो जाने के बाद तैयब अर्दगान बहुत ही पावरफुल लीडर बनकर सामने आए। वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने फिलिस्तीन का केस अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर रखा। सीरिया और इराक के अंदर उन्होंने हक का साथ दिया और रोहिंग्या मुसलमानों पर जब बर्मा के अंदर तशद्दुद किया गया तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान का साथ भी दिया। सबसे बढ़कर उन्होंने तुर्की के अंदर इस्लाम को रिवाइव किया। वो तुर्क नस्लें जो भूल गई थी कि उनके अजीम आबाओ अजदाद ने 600 साल तक इस्लाम की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की है, उन्होंने उन तुर्क नस्लों को इस्लाम से बेदार किया और इस्लाम से कनेक्ट किया। दिरलिश अर्तुरुल और कुर्लुश उस्मान जैसे ड्रामे बनाकर अपनी तारीख तुर्क नस्लों को दिखाई गई। शराब खाने मस्जिदों के सामने से, स्कूल और कॉलेज के सामने से खत्म कर दिए गए। हिजाब तुर्की के अंदर आम हो गया। आया सोफिया म्यूजियम को दोबारा मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और सेकुलर तुर्की वापस से इस्लामिक तुर्की में तब्दील हो गया। ये सब कारनामे अंजाम दिए रजब तैयब अर्दगान जैसे सच्चे इस्लाम परस्त लीडर ने। हमारी तैयब अर्दगान के लिए दुआ है कि अल्लाह उनको हमेशा सेहतयाब रखे और हमेशा राहे हक पर रखे। वो कभी भी शैतान के आगे ना झुके, ना ही कभी डीप स्टेट की पैरवी करे। अल्लाह उनको इस दुनिया में और आखिरत में फतहयाब करे और सुरखरू करे। आप बने रहें हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।